नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम ट्रैक करेंगे आपके लिए उन बड़ी खबरों को जो दिन भर में होंगी डेवलप। तो आइए सीधे रुक करते हैं आज के एजेंडे का। बीजेपी का राहुल गांधी पर फिर सियासी हमला। संबित पात्रा ने कहा ओबीसी समाज को अपमानित करने के बाद अब न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। चार दिन के अवकाश के बाद आज फिर बैठेगी संसद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लोकसभा में पेश करेंगे जैविक विविधता संशोधन विधेयक, तो वहीं राज्यसभा में निर्मला सीतारमण रखेंगी प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक। बिहार शरीफ और सासाराम हिंसा में एक की मौत, कुल 109 लोग गिरफ्तार। डीजीपी के अनुसार हालात काबू में। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी की उच्च स्तरीय बैठक। पश्चिम बंगाल की हिंसा के बाद राज्यपाल ने पुलिस और सुरक्षा बलों को दी कर्तव्य निभाने की नसीहत, तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, तत्काल मदद का किया अनुरोध। तो बीजेपी ने आज एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि पहले तो राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया और अब न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है। दरअसल राहुल आज सूरत की अदालत में फैसले के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं, रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने माफी का मौका दिया था, लेकिन अपने अहंकार के कारण राहुल ने माफी नहीं मांगी। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ करके, हाथ जोड़ करके, एफिडेविट लिख करके रफाल के केस में माफी मांगा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ उगलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कान पकड़वा करके माफी मंगवाया था, लिखित में माफी मंगवाया था और माफी मांगना पड़ा था। सूरत के निचली अदालत ने यह मौका राहुल गांधी को दिया था। राहुल गांधी ने अपने एरोगेंस के कारण माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था ओबीसी समाज के। और अब बात संसद को लेकर। 4 दिन के अवकाश के बाद आज फिर एक बार संसद बैठेगी, लेकिन सवाल वही पुराना कि क्या आज भी सदन की कार्यवाही होगी, क्योंकि संसद के चालू बजट सत्र के इस दूसरे चरण में हर रोज ही हंगामा हो रहा है। एक तरफ विपक्ष को अडानी ग्रुप के मसले पर जेपीसी की जांच चाहिए, तो दूसरी ओर सत्तापक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर आग बबूला है। इस बीच राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए। बहरहाल आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लोकसभा में जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2022 को पारित कराने की कोशिश करेंगे। इस पर कुछ चर्चा अभी बाकी है। इस विधेयक को संसद संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। बात करें राज्यसभा की शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में आज प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगी और इसे पारित कराने की उनकी कोशिश होगी। ये बिल पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है।
और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए हैं। राजेश, तो आज का दिन भी काफ़ी अहम है। 4 दिन के अवकाश के बाद आज संसद की कार्यवाही में क्या गतिरोध बरकरार रहता है या फिर सदन सुचारू रूप से चलेगा? अहम और सबसे मौजूद सवाल यही है। देखिए, कांग्रेस की बैठकों में हमेशा समस्या के समाधान पर बात नहीं होती है, बल्कि ये माना जाता है कि समस्या और कैसे बढ़े इस पर बातचीत होती है। और शायद यही वजह है कि संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक अब तक जो है वो गतिरोध देखने को मिल रहा है। पहले हिस्से में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 2 दिन देर से शुरू हुई और इस प्रधानमंत्री के रिप्लाई के दौरान भी जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने खूब हाय तौबा मचाया और शोर शराबे के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपनी बात जो है वो रखते हुए नजर आए। और वैसा ही आलम अगर हम कहें तो बजट सत्र के दूसरे हिस्से में देखने को मिल रहा है कि अब ये आखिरी हफ्ता है। आज जो है वो सदन की कार्रवाई अगर चलती है तो यह कहीं ना कहीं जो तमाम देश की जनता है उनके लिए संतोष पैदा करेगा। कल फिर छुट्टी का दिन होगा, बुधवार और गुरुवार को सैटरडे हो जाएगा, चूँकि 6 अप्रैल तक जो है बजट सत्र का दूसरा हिस्सा निर्धारित किया गया है। लिहाजा अगर हम ठीक से अगर देखें तो सोमवार और बुधवार का दिन ही 2 दिन मात्र शेष बचता है जिसमें कुछ ठोस विधायी कार्य किए जा सकते हैं। फाइनेंस बिल को जैसे तैसे हम कह सकते हैं कि भारी शोर शराबे के बीच सत्ता पक्ष के लिए पास कराना मजबूरी थी, क्योंकि इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो संचालित होती है। लिहाजा शोर शराबे के बीच ही सत्ता पक्ष ने फाइनेंस बिल को पारित करा लिया और कई छोटे छोटे जो विधेयक हैं उनको पारित कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आज भी राज्यसभा और लोकसभा में एक एक विधेयक लिस्टेड है, लेकिन सदन की कार्रवाई पर ही निर्भर करेगा कि वो विधेयक इंट्रोड्यूस हो पाता है, चर्चा हो पाती है या फिर शोर शराबे के बीच ही उसे पारित करा लिया जाता है। यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच जो टकराव की स्थिति है, उस टकराव की स्थिति से देश की जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको सवाल पूछने का मौका संसद के भीतर नहीं मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं हैरानी पैदा करता है। और हमने पिछले हफ्ते जो आजमगढ़ से सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ पहली बार चुनकर आए हैं, उपचुनाव में अखिलेश यादव के भाई को हराकर सदन तक पहुंचे हैं। जब उनसे हमने यही सवाल किया कि आप जैसे जो पहली बार चुनकर आने वाले सांसद हैं, क्या उनके मन में इस बात को लेकर कुछ रोष है? उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम सदन जब पहुँचते हैं तो हमारे जो क्षेत्र की जनता है, जो 15-16 लाख जनता हमें वोट करती है, उस जनता के प्रतिनिधित्व का ख्याल हमारे ज़हन में होता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम देश के मानस पटल पर, देश की सर्वोच्च जो पंचायत है वहाँ पर रखने की कोशिश करें। लेकिन जब हम रख नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है और हमें सीखने, समझने और सुनने का मौका भी हाथ नहीं लगता। जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो बीजेपी प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि किस तरह से ओबीसी समाज का तो अपमान किया ही है, वहीं अब न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी राहुल गांधी के खिलाफ किया गया वो संवैधानिक के साथ साथ एक न्याय प्रक्रिया है जिसका सम्मान उन्हें करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के अपमान के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। प्रमुखता से उठाते हुए ओबीसी सांसदों की बैठक भी दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में पिछले हफ्ते जो है वो संचालित की गई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के प्रभारी और महासचिव विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव, कृष्णपाल गुर्जर, बीएल वर्मा समेत जो अनेक ओबीसी मंत्री हैं और जो सांसद हैं वो उस बैठक में शामिल होने के लिए आए। 80 से ज़्यादा ओबीसी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए और राहुल गांधी के जो कार्यकलाप हैं उसको उन्होंने कहीं ना कहीं कंडेम करने की कोशिश की, उसकी भर्त्सना की और कहा कि ओबीसी के अपमान का जो मुद्दा है इसको प्रमुखता के साथ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और आम जनता तक इसे ले जाने की कोशिश करेगी। तो संबित पात्रा का जो बयान है ये बहुत हैरानी इसलिए नहीं पैदा करता कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और संबित पात्रा इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। 43 साल भारतीय जनता पार्टी के पूरे हो रहे हैं और 6 अप्रैल से
14 अप्रैल जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है उस दिन तक पार्टी जो है वो सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी और देश के करोड़ों जनता तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि तकरीबन 1 करोड़ ओबीसी लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी, जहां जाकर हम जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है, उनकी जनभावना जो है उसको आहत करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाकर दिल्ली से लेकर सुदूर देहात गांव तक इसे ले जाने की तैयारी कर रही है, जो आने वाले समय में यह रंग ला सकता है। चूंकि हम जानते हैं कि अभी कर्नाटका विधानसभा का चुनाव होना है, उसके बाद फिर नवंबर में 5 राज्यों के चुनाव होंगे, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव के मोड में आ चुकी है। लेकिन आज देखेंगे कि संसद में क्या होगा जब 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है आज के एजेंडे में। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां नालंदा जिले के बिहार शरीफ और रोहतास जिले के सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं हुआ। सांप्रदायिक झड़पों के बाद से इन क्षेत्रों में तनाव व्याप्त है। इस बीच प्रशासन की ओर से कई सख्त कदम उठाए गए। नालंदा में इंटरनेट सेवाएं कल यानी 4 अप्रैल तक के लिए बंद की गई। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लगाई गई है। सासाराम में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान कल तक के लिए बंद कर दिए गए। अब तक इस मामले में 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां बिहार पहुंच गईं। पुलिस महानिदेशक आरिफ भट्टी ने हिंसा प्रभावित बिहार शरीफ का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश इस सिलसिले में 77 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। माहौल जो है अभी तक शांतिपूर्वक है। पूरी कोशिश है हमारी कि शांति बनी रहे। लोगों से लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं, पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। किसी प्रकार की अफवाह में यकीन न करें। कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उनमें यकीन कतई न करें। प्रोफेशनली हम लोग देख रहे हैं और लोगों से ये बिल्कुल अपेक्षा है हमारी कि हमें सहयोग करें। पिछले 3 दिन से पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस जो है दिन रात जाग के जो है कोशिश कर रही है कि शहर में शांति बनाए रखें। हम लोग सहयोग करें और अपना ध्यान रखें। दूसरी तरफ अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो वहां भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंसा वाले हावड़ा के शिवपुर इलाके में अब भी धारा 144 लागू है। पिछले 24 घंटों में कोई और घटना जो है उसकी सूचना नहीं मिली। दरअसल कल शाम हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल और पथराव हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पुलिस से निडर और निष्पक्ष जांच करने का आह्वान किया। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में बदतर हो रही कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र में गृह मंत्रालय से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। असल में सुकांत मजूमदार ने पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने उन्हें हावड़ा में प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके बाद उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। और इन दोनों ही बड़ी खबरों करें बिहार की है या फिर पश्चिम बंगाल की, ये जो हुई है इसमें कोई ना कोई साजिश है। कितनी मुस्तैदी से जो खास तौर पर जांच एजेंसियां हैं वो इस तरफ अपने कदम उठा रही हैं ताकि सच सामने आए और झूठ से पर्दा उठ सके।
नीतीश कुमार जो उनका उपनाम कहा जाता है बिहार में या पूरे देश में कहा जाता है, सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन जो हाल की घटनाएं हुई हैं वो चिंताजनक हैं, और खासकर उनके गृह क्षेत्र नालंदा की हम अगर बात करें तो नालंदा उनका गृह क्षेत्र है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि रही है उनकी, और वहां पे जिस तरह की घटना हुई है बिहार शरीफ में जो हुई है, इसके अलावा सासाराम की जो घटना है वो चिंताजनक है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वहां पे 4:30 बजे आज सवेरे बम फेंकने की खबर आई है। चार लड़के जो थे, युवा लड़के थे, वो बाइक पर सवार होकर के एक मोहल्ले में जाकर उन्होंने दीवार पे बम फेंका और दहशत फैलाने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं कि भारी पुलिस बल तो वहां पर तैनात है, एसएसबी के लोग भी तैनात है। लेकिन जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी जो है अमीर सुबहानी और जो डीजीपी हैं राजेंद्र सिंह भट्टी, इन दोनों ने दावा किया कि बिल्कुल स्थिति सामान्य है और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 109 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो इन मामलों में संलग्न थे। लेकिन एक जो सबसे पॉलिटिकल मुद्दा यहाँ पर बना है कि जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनकी जो रैली थी सम्राट अशोक की, जो 2300 वर्ष पहले चक्रवर्ती सम्राट थे और बिहार से लेकर मगध साम्राज्य में उनका एक अलग नाम है और एक अलग उनकी पहचान है, और उन्हीं के सम्मान में एक समारोह आयोजित था। और वहां पर सासाराम में 144 जो लगाया गया, उसके बाद से एक पॉलिटिकल यहाँ पर माहौल बना कि जानबूझ करके अमित शाह की रैली को वहां पर रोकने के लिए नीतीश कुमार ने प्रयास किया या बिहार सरकार ने प्रयास किया, और उसका उन्होंने दिखलाया। कल जब नवादा में उन्होंने रैली की तो मैं वहां पर मौजूद था। उन्होंने सासाराम की जनता से माफी मांगी और कहा कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगली बार जब भी मैं बिहार आऊंगा तो सबसे पहले मैं सासाराम जाऊंगा। तो सासाराम में इतनी, अगर आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, हमने वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया है, उसके बावजूद ये बम फेंकने की घटना कैसे हुई? तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है उसको कंट्रोल कर पाने में या तो पुलिस प्रशासन अक्षम दिखाई दे रही है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, नीतीश कुमार ने कल एक हाई लेवल मीटिंग की थी और पूरे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने उनको निर्देश दिया था कि किसी भी तरह की कोई घटना हो या किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने वाली जो चीजें हैं उस पर आप नियंत्रण रखिए। तो ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है कि बिहार जैसे जगह में जो इन सब चीजें, ये जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं या बहुत कम होती थी, लेकिन इधर देखा जाए कि विगत के 2-3 महीनों से यहाँ पर जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है उस पर नियंत्रण कर पाने में या तो सरकार अक्षम साबित हो रही है या तो पुलिस प्रशासन अक्षम साबित हो रहा है। चलिए, इसी पर एक टेक हम प्रसन्नजीत से लेते हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरह से ये जो घटनाक्रम हम लगातार देख रहे हैं, अगर चाहे हम बात करें रिसड़ा की, हम बात करें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें उस पर साफ तौर पर जो भाजपा विधायक हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जनहित में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की जिस पर आज सुनवाई होनी है। ये सुनवाई होना या फिर जिस तरह से जो घटना हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर, इसमें सबसे ज्यादा अगर पिस रही है तो वो तो आम जनता है ना। बिल्कुल सही है चलू, ये तो मतलब 3 घटना अगर एक के बाद एक हम जोड़ के देखें, जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता में थी, उस दिन तिलजला में जो घटना घटी, और उसके बाद जो एनसीपीसीआर की चेयरपर्सन उनके ऊपर थाने के अंदर जिस तरह से बदसलूकी हुआ, उसके बाद हावड़ा सीपुर का घटना, उसके बाद कल शाम को हुगली रिसड़ा का घटना, हर जगह पे पिसते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं और लोग भी परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से पुलिस एक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि म्यूट स्पेक्टेटर बनके, मतलब मूक दर्शक बनके सब जगह पे ऊपर से राजनीतिक जो इशारा है उस इशारे की इंतजार में है। तो अगर राजनीतिक इशारे के इंतजार में पुलिस रह जाए तो हालत क्या हो सकता है, ये आंचल आप समझ ही सकती है। और वैसे ही हालत बंगाल में है, चाहे वो सीए एनआरसी की घटना को लेके करे, बताएं तो वो अगर हम बीजेपी किसी नेता की एक स्टेटमेंट को लेके कहे, जब भी बंगाल में इस तरह की आगजनी, पथराव, सरकारी संपत्ति नष्ट करने की काम हो रहा है, पुलिस को हम एकदम पूरी तरह से नाकाम होते हुए देख रहा हूं। तो ये जनता के लिए काफी चिंता की बात है और जनता के लिए काफी मतलब मैं खतरे की बात मैं कहना चाहूंगा आंचल।
और साथ ही अगर सोशल मीडिया के रोल की बात की जाए इन दोनों ही मामलों में, मैं पहले आपके पास आऊंगी कुमार आलोक। खास तौर पे लोगों से कहा गया कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और सत्यता की जांच हो, खास तौर पर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब दो गुटों में कहीं ना कहीं टकराव होता है, सोशल मीडिया का रोल बहुत अहम हो जाता है। उस लिहाज से इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं दोनों ही राज्यों में। देखिए, अगर हम किसी भी स्टेट की हम अगर बात करें तो एक शांति समिति होती है। तो शांति समिति का हर एक पुलिस थाना जो भी होता है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप ले लें, सब डिवीजन लेवल से आप ले लें या ब्लॉक लेवल से ले लें, तो हर जगह हर थाने में एक शांति समिति होती है। और उस शांति समिति का ये काम होता है कि कोई भी पर्व त्योहार हो जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना होती हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो मुहर्रम हो, तो उसके पहले बैठकें होती है और किस तरीके से माहौल को सद्भावपूर्ण रखा जाए। उस समय उसमें क्या होता है कि कुछ जो वांछित तत्व होते हैं तो उनकी लिस्ट होती है और वो करे चाहे नहीं करे, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है थाने के द्वारा कि ये लोग वांछित हैं और ये इनके द्वारा कुछ जो अराजक घटनाएं हो सकती हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और त्योहार के बाद छोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमने देखा कि बिहार में अगर बिहार शरीफ में जो घटनाएं हुई, चाहे वो सासाराम में घटनाएं हुई, गया में भी घटनाएं ऐसी हुई हैं, इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी ऐसी घटनाएं हुई है, तो शांति समिति का औचित्य क्या रह जाता है? ये प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो यहाँ पर प्रशासन फेलियर हुआ है। उसके अलावा अगर हम कल जो हमने पॉलिटिकल बात की कि सासाराम को लेकर जिस तरीके से गृह मंत्री की रैली को सस्पेंड किया गया 144 के नाम पर, तो कल जो डीजीपी और जो मुख्य सचिव हैं उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं ने ये सवाल किया, बहुत बड़ा मुद्दा बना है पॉलिटिकल बिहार में और खासकर भाजपा इसको बना रही है, लिहाजा वो बनाएगी, ऑपोजिशन में है तो वो इस मुद्दे को बनाएगी ही कि आखिर वो रैली क्यों रद्द हुई। तो ये सवाल जब पत्रकार ने डीजीपी से किया तो डीजीपी ने अपना माइक जो है चीफ सेक्रेटरी को दे दिया और चीफ सेक्रेटरी ने भी इस सवाल को टाल करके वो उठ के वो चले गए। तो अगर आप कहते हैं कि 144 वहां पर लागू है, इसलिए कोई वहां धरना प्रदर्शन या रैली नहीं हो सकती है, तो इसके बावजूद आज जो घटना सवेरे की हुई है 4:30 बजे की, जहां पर बमबाजी की घटना हुई है, वो कैसे हो गई? तो ये एक पूरा मामला ऐसा बनता है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है। लाख नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं। विगत के अगर 2 महीने आप नहीं कहें, आप कहें कि लगभग 5 महीने 6 महीने हो गए हैं हत्या। आज भी बिहार के कुछ समस्तीपुर से हत्या की खबरें आ रही हैं और भी 2-3 जगह और भी 2-3 इलाके हैं, वहां से भी खबरें आ रही है इस तरह की। तो तमाम अपडेट जो है लगा वो यही है कि इसको राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, हालांकि और साजिश के पीछे कौन है ये पता लगाना भी जरूरी है। एक आखिरी सवाल आपसे प्रसन्नजीत की, लगातार टीएमसी द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जिन उपद्रवियों का जिक्र किया जा रहा है ये बाहरी लोग थे। कौन है ये बाहरी लोग? है तो कोलकाता के ही ना। लगातार ये कहना कि वो बाहरी है, इससे कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकती ना राज्य सरकार। नहीं आंचल, देखिए जहां पे मंच से चीफ मिनिस्टर खुद मुसलमान और हिंदू इस तरह के बात करते हैं, तो मतलब आपको भी पता है, कुमार आलोक को भी पता है, हम लोग जब बचपन से ये मतलब अपने पत्रकारिता की बचपन से हम जानते हैं कि इस तरह की जब घटना होते हैं तब हम किसी गुट का बात करते नहीं है। चाहे बिहार में उच्च जात या नीच जात की जब संघर्ष होते रहते थे तब हम 2 गुटों की संघर्ष ये कहते थे। यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर खुल के मुस्लिम और हिंदू की बात कर रहे हैं। तो अभी मेरा समझ में ये नहीं आ रहा है कि बाहर की कौन है अंदर की कौन है, ये तो दूर की बात है। अब चीफ मिनिस्टर जब मुसलमान और हिंदू पर उतर आई है तब लोगों को क्या लेना देना। लोग तो खुलेआम या सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, सोशल मीडिया आप रोक नहीं सकते इस तरह की फुटेज को, आप रोक नहीं सकते। आप टेलीविजन में हम बच के बात बताए, टेलीविजन में हम फुटेज ना दिखाएं, या जब चीफ मिनिस्टर खुद इसको उस्काए, चीफ मिनिस्टर खुद बताए कि मुसलमान इलाके से रामनवमी का जुलूस नहीं जाना चाहिए, मुसलमान और हिंदू के बीच चीफ मिनिस्टर अगर गलियारियों को बांट दे तो उसके बाद तो कुछ कहने का रह ही नहीं जाता। बाहर की बात है, ये पूरे हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी जगह पे रह सकता है। ये बाहर की दुनिया मतलब क्या किसी दूसरे ग्रह से आया है क्या?
हो सकता है कि अपने पेशा के खातिर किसी दूसरे बगल वाले प्रदेश से आए हुए हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो बाहर वाले हो गए हैं। तो बार बार ये जो बंगाली अस्मिता की बात करके बाहर वाले कहने की कोशिश 2021 के विधानसभा चुनाव से हो रहे हैं, ये भी काफी गलत है। और ये भी जिस तरह से लोगों के बीच इसको फैलाया जा रहा है, इसके जिम्मेदार पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस है, प्रदेश सरकार है। चलिए, आप दोनों ही नजर नहीं बनाए है। रखिएगा लगातार इस पूरे मामले पर, जो पटना में हुआ और जिस तरह से कोलकाता में हालात हैं, इससे तमाम जुड़े अपडेट्स हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज के एजेंडे में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।